गुड इवनिंग एवरीवन। अब देखिए, अब साउंड आ रहा होगा। ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी सर, अभी साउंड आएगा। अभी तक साउंड थोड़ा बंद करके रखा था क्योंकि अभी मैं लिंक शेयर कर रहा था। अब लिंक्स मैंने शेयर कर दी, इसलिए साउंड अब आप लोगों को आ रहा होगा। एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है। कोई बात नहीं जुम्के सोरा जी, आप तैयारी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर लाइट का प्रॉब्लम है, अभी बारिश चल रही है ना अरुणाचल में, तो बारिश की वजह से अगर इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है आपका, तो आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी सर, ऑडियो वीडियो फाइन। अगर लाइट का प्रॉब्लम है, अभी बारिश चल रही है ना अरुणाचल। ओके सर। फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। करंट अफेयर्स। तो वेलकम टू द क्लास ऑफ करंट अफेयर्स। तो मे का करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। 40 क्वेश्चंस टिल द लास्ट क्लास। 40 क्वेश्चंस टिल द लास्ट क्लास हम कर चुके थे। गामीउरी जी, आपको साउंड नहीं आ रहा है क्या? एक बार इसको दोबारा से आप क्लास को ओपन करिए, ठीक है। लिंक बंद करके दोबारा से ओपन करिए, फिर देखिए आएगा। चलिए सर, पहले कुछ पुराने क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एपीडा हैज लॉन्च्ड डैश फ्री मिलेट प्रोडक्ट्स फॉर ऑल एज ग्रुप्स। ये क्वेश्चन करा हुआ है, क्या आंसर होगा इसका? हाँ जी, एपीडा हैज लॉन्च्ड डैश फ्री मिलेट प्रोडक्ट्स फॉर ऑल एज ग्रुप्स। प्रोटीन, ग्लूटेन, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट। करेक्ट आंसर इज ग्लूटेन फ्री। अरे प्रोटीन फ्री क्यों बनाएंगे, प्रोटीन तो चाहिए होता है। ग्लूटीन फ्री, ग्लूटीन भी एक टाइप का प्रोटीन होता है। ये डाइजेशन को खराब करने में कारगर होता है। चलो जी, इसका आंसर दीजिए। Recently, which trade agreement between India and UAE came into force? Recently, देखिए आपको जी इधर से तो साउंड ठीक है, आप एक बार उसको ऑफ करके ऑन देखिए, ठीक है। एक बार क्लास को बंद करके फिर से रीस्टार्ट करके देखिए, यहाँ से साउंड आ रहा है। एफटीए नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा। ग्लूटीन, ग्लूटीन, एक मिनट, कहाँ गए क्वेश्चन ग्लूटीन वाला? ग्लूटीन भी एक टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जो आपका ग्रेन्स में पाया जाता है, ठीक है। तो ये अगर आपका फूड के साथ चला जाता है, ग्रेन्स के साथ चला जाता है, तो इसके साथ दिक्कत ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो बॉडी को नुकसान प्रोवाइड करता है, ठीक है। एफटीए, एफटीए इज ए जनरल नेम, ठीक है। एफटीए इज ए जनरल नेम। जहां भी मतलब दो कंट्रीज के ट्रेड की बात होती है तो हम लोग बोल देते हैं वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे, बट नाम वगैरह कुछ अलग ही रखते हैं। Recently, the Labour Ministry is working to link which registration portal with the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana for accidental claims by unorganized workers. वेस्ट बंगाल की नेशनल पार्क। अच्छा, मीजिंग की क्या है ना वो, उसकी भी क्लास लगा लेंगे हम लोग, ठीक है। इधर हुआ क्या ना, अभी मई का करंट अफेयर्स काफी पीछे हो गया है। जून आपकी स्टार्ट होने को है, वो जुलाई। तो उससे पहले पहले हमें कोशिश करनी मई का करंट अफेयर्स जल्दी से लाइन पे ले आऊं। इस बार एक हफ्ता पूरा हमारा चला गया, है वो क्या कहते हैं फॉरेस्टर के क्लासेस में। तो इस वजह से मई का करंट अफेयर थोड़ा सा पीछे हो गया, तो ये थोड़ा सा अभी हम बराबर ले आए, इसको सिंक्रोनाइज कर लें जैसे पहले चल रहा था। फिर हम अदर जो क्लासेस करते थे नेशनल पार्क्स वगैरह वो भी करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी करेंगे, और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें करेंगे, ठीक है। क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। मिनरल्स तो हमने जैसे अभी इंडिया में पढ़े थे, ग्लोबली पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में, ठीक है। वो सारी अपनी चीज़ें चलती रहेंगी।
अरे चलो ठीक है, बहुत वार्तालाप हो गई। करेक्ट आंसर था इसका ई श्रम। ओके सर, ठीक है। तो टिल लास्ट क्लास हम लोगों ने कुछ 40 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी परतीन जी, इंग्लिश राइटिंग क्लास आपका फ्राइडे से या फिर मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक से आपका इंग्लिश राइटिंग क्लास स्टार्ट हो जाएगा। विच सिटी विल होस्ट द फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स? कानपुर, पंचकुला, सोनीपत, इंदौर। बताइए सर, विच सिटी विल होस्ट द फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स? कानपुर, पंचकुला, सोनीपत, इंदौर। हाँ जी सर, विच सिटी विल होस्ट द फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम? वेल, करेक्ट आंसर इज पंचकुला इन हरियाणा, ठीक है। तो इस बार की जो फोर्थ एडिशन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, वो कौन होस्ट कर रहा है सर? पंचकुला होस्ट कर रहा है। पंचकुला कहाँ पर है? हरियाणा में। ध्यान रखिएगा। अब ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्या है? 2018 में स्टार्ट किए गए थे। 31 जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको स्टार्ट किया गया था। तो 2019 में जो पहले इनका नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, फिर इनको रीनेम कर दिया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स। पर्पस ये था कि स्टूडेंट्स को, यूथ को हम स्पोर्ट्स की तरफ इंकरेज करें, ताकि वो स्पोर्ट्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और मेडल्स लेके आए और हमारे लिए स्पोर्ट्स की फील्ड में भी इंडिया का नाम रोशन करें, ठीक है। तो इंडिया के यूथ को स्पोर्ट्स में इंकरेज करने के लिए ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रधानमंत्री ने स्टार्ट करिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, इंडिया फर्स्ट सफारी डेडिकेटेड टू गौर। गौर कौन होता है? ये बाइसन देख रहे हो, ये इंडियन बाइसन, ठीक है। विल बी सेटअप इन द शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? इंडिया फर्स्ट सफारी डेडिकेटेड टू गॉर्स यानी कि इंडियन बाइसन विल बी सेटअप इन द शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? शिवमोगा आपको याद होगा, हमने पढ़ा था, आयरन के लिए पढ़ा था, मैंगनीज के लिए पढ़ा था। वॉइस कट कट के आ रहा है क्या? बाकी लोग भी बताइए, क्या वॉइस कट कट के आ रहा है या प्रॉपर आ रहा है? पानी जी, अभी जी पूछ रहे हैं कि वॉइस कट कट के आ रहा है। इधर से तो मेरे हिसाब से तो ठीक है। हाँ जी, अभी जी आप एक बार अपनी तरफ इंटरनेट कनेक्शन देखिए, यहाँ से तो ठीक आ रहा है। आज अरुणाचल में बारिश की वजह से थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है, तो हो सकता है इस वजह से आपको ऐसा लगे, ठीक है। शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट याद होगा, मैंने कर्नाटका में पढ़ाया था। अब देखो, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में है। अब अगर आप मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ के आए हो तो आपको पता होगा कि आयरन और मैंगनीज के लिए फेमस डिस्ट्रिक्ट है शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, पढ़ के आए थे हम लोग, हाँ या ना? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? कर्नाटका। अच्छा, सफारी क्या होती है? सफारी एक तरीके का एरिया होता है जो टूरिज्म के लिए डेवलप किया जाता है, ठीक है। जहां पर लोग आएंगे, विजिट करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ टूरिज्म। अगर किसी एरिया को डेवलप करते हैं तो वो क्या कहता है, कहलाता है सफारी। जैसे लाइन सफारी, वहां पे लॉइंस भर दिए जाएंगे, लॉइंस को रख दिया जाएगा और टूरिज्म के लिए इंसानों के ट्रैवलिंग की व्यवस्था कर दी जाएगी, ताकि लॉइंस को देख के लोग टूरिज्म का फायदा उठाएं और सरकारें पैसा कमाएं, ठीक है। अच्छा तरीका है टूरिज्म करने का।
ऑल राइट सर। क्वेश्चन नंबर 43, recently which institution celebrated its 25th anniversary with the finance minister launching the market का एकलव्य प्रोग्राम in the celebration। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अच्छे अच्छे लोग नहीं जानते हैं ये सारी चीजें। हाँ जी, आप भी जी एक बार वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। अरे बाप रे, ये होती डेडिकेशन। स्टडी रूम में नेटवर्क की वजह से रुक रुक के चल रहा था, तो मीजिंग जी बाथरूम में जाके उसको देख रहे हैं। तो एक बार मीजिंग जी के लिए क्लैपिंग करेंगे, ठीक है, सैल्यूट देंगे। क्योंकि देखिए, पढ़ना एक अलग चीज है और डेडिकेशन से पढ़ना इज अ डिफरेंट थिंग। और जो डेडिकेशन दिखाते हैं वही फिर आगे भी बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए सर। Recently, which institution celebrated its 25th anniversary with the finance minister launching the market का एकलव्य प्रोग्राम in the celebration? सेबी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसडीएल। तो अभी 25 साल पूरे होने की खुशी में फाइनेंस मिनिस्टर ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, मार्केट का एकलव्य प्रोग्राम, ठीक है। ये मतलब मार्केट का एकलव्य प्रोग्राम बेसिकली बनाया गया है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके टुवार्ड्स इन्वेस्टमेंट, ताकि लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, ठीक है, मार्केट में पैसा लगाएं, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें, घर पे पैसा खर्च ना करें या बर्बाद ना करें, बैंक में ना रखें पैसे को, सिर्फ उसे क्या करें, इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो ये सरकार ऐसा चाहती है, तो उसी के लिए मार्केट का एकलव्य प्रोग्राम बनाया। तो किस इंस्टीट्यूशन ने अभी 25वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है, तो वो है एनएसडीएल। नहीं सर, करेक्ट आंसर इज एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। सेबी तो 1992 में बन गया था सर, ठीक है। एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। एनएसडीएल का काम क्या है, बेसिकली नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड का काम क्या है? तो देखो, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं। जैसे पहले क्या होता था, जब शेयर मार्केट स्टार्ट हुआ था, ठीक है, शेयर मार्केट स्टार्ट हुआ था, तो शेयर कहाँ खरीदे और बेचे जाते हैं, कि स्टॉक एक्सचेंज पे। फॉर एग्जाम्पल आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, कोई भी एक स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पर आप क्या करते हो, शेयर को परचेज करते हो, बाई करते हो या सेल करते हो। तो पहले क्या होता था, आपका एक अकाउंट खुलता था, ठीक है, आपने माना रिलायंस के 100 शेयर खरीदे, ठीक है, तो आपको एक पेपर मिलेगा, आपको एक पेपर मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसमें लिखा होगा कि आपने 100 शेयर्स रिलायंस के खरीदे। तो जो भी ट्रांजेक्शन होता था उसका आपके पास क्या होता था, पहले सर्टिफिकेट होता था। लेकिन इससे दिक्कत क्या आने लगी, कि मान लो आपने रिलायंस के 100 शेयर खरीद के आए और सर्टिफिकेट आपने रख दिया घर में लाके, पता चला किसी शैतान बच्चे ने उसमें उठा के पोहा खा लिया, आपके 100 शेयर पे पोहा खाया जा रहा है, ठीक है, ये पेपर तो हो गया बेकार। वो पेपर बेकार हो गया तो समझो फिर परेशानियां बढ़ेंगी, कि फिर आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी निकलवाओगे, दिस दैट ये सब काम करोगे, तो इससे क्या होगे, प्रॉब्लम्स तो बढ़ेंगी। तो ये सोचा गया कि ये जो शेयर के पेपर वगैरह हैं, इनको एक जगह इकट्ठा किया जा सके। फिर इधर 1990s के टाइम आप देखेंगे तो डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा था। तो डिजिटलाइजेशन बढ़ा तो ये सोचा गया कि एक डिजिटली हम क्या करें, इस अकाउंट को, इस सारे जो पेपर्स हैं उसको डिजिटली एक जगह सेव करें, ठीक है, आपका एक अकाउंट बने जो क्या हो, फिजिकल ना हो। जैसे अभी जो आपके शेयर्स वगैरह थे वो क्या थे, फिजिकली आप अपने हाथ में रख रहे थे। अब ये सोचा गया शेयर्स आप फिजिकली अपने पास ना रखो, बट डिजिटली आपके पास रहे, ठीक है, डिजिटली वो शेयर आपके अकाउंट में रहे। तो डिजिटल अकाउंट खोलने की जरूरत आ गई। तो डिजिटल अकाउंट को ही हमने बोला डीमैटेरियलाइज अकाउंट। डीमैटेरियलाइज मतलब अब आप उसको छू नहीं सकते, फील कर सकते हो बस, ठीक है, मतलब वो
फिजिकल अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो डीमेटेरियलाइज अकाउंट, और इसी को हम कहने लगे डीमैट अकाउंट, ठीक है। आपने ये वर्ड तो एटलीस्ट सुना ही होगा, डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट, ये डीमेटेरियलाइज अकाउंट जो आपका बनता है, जो डिजिटल अकाउंट बनता है शेयर वगैरह खरीदने और बेचने के लिए, उसको कहते हैं डीमैट अकाउंट। अब एक इंस्टीट्यूशन बनाई गई, एक कंपनी बनाई गई, जिसका काम क्या था कि मान लो पार्टी ए और पार्टी बी के बीच कुछ ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है। किसी ने शेयर खरीदे, किसी ने बेचे, तो ये लोग अब जो भी ट्रांजेक्शन ये अपने पास नहीं रखेंगे, एक कंपनी है उसमें जाके इनके ट्रांजेक्शन स्टोर रहेंगे, ठीक है। वो ट्रांजेक्शन उस कंपनी में जाके स्टोर रहेंगे, और उस कंपनी को हमने नाम दिया एनएसडीएल, ठीक है। जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज था, ठीक है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उसके लिए उन्होंने कंपनी क्रिएट की, उसको कहते हैं एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो जितने भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन होते हैं, जितने भी शेयर्स वगैरह होते हैं, जैसे आपने कोई शेयर खरीदा, तो वो शेयर इनके पास रहेगा जब तक आप उसे बेच नहीं दोगे, ठीक है। तो वो कौन हैंडल करता है? एनएसडीएल। और इसी तरह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करी, सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड, ठीक है। तो एनएसडीएल किसने बनाई? एनएससी ने, और सीडीएसएल बीएससी ने। तो इन दोनों इंस्टीट्यूशंस का काम क्या है? शेयर्स वगैरह के ट्रांजैक्शन को अपने पास स्टोर करके रखना। दैट इज द पर्पज ऑफ नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है। ये पूरी कहानी हमने जो डीमैट अकाउंट से शुरू करी, फिर डिजिटल अकाउंट पे आए, डिजिटल अकाउंट में फिर हमने अपने शेयर्स कहाँ स्टोर करना शुरू कर दिए? एनएसडीएल पे। तो ये सारी कहानी आपका समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ मुझे लग रहा है चैट में अलग ही कहानी चल रही है, ठीक है। यूडीसी का रिक्रूटमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर ये सारी कहानी यहाँ तक क्लियर है, प्लीज गिव मी अ थम्स अप, प्लीज गिव मी अ थम्स अप। हाँ थॉमस मुनरो जी बताइए, इंग्लैंड में कैसे नेटवर्क खराब है? यार वेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, 1996 में, एक बार चेक कर लेना, 1996 में बनाई है। ठीक है। मेन चीज मैं चाहता था एनएसडीएल अगर आप कभी सुनो तो मतलब ब्लैंक ना हो जाओ, आपको पता हो बेसिक काम क्या होता है इस इंस्टीट्यूशन का, ठीक है। देखो यही मेरा पर्पज है करंट अफेयर्स क्लास का, कि आपको अवेयर करें चीजों के बारे में, एक बेसिक नॉलेज हो, ठीक है। जो जो लोग न्यूज़पेपर वगैरह रेगुलर पढ़ते हैं, आप उनको देखना, एक बेसिक नॉलेज अच्छी होगी, हर टॉपिक में वो इजीली बात कर पाएंगे। तो मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, खैर कि आप आर्ग्यूमेंट करो, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि अगर आपको नॉलेज अच्छी होगी, एक बेसिक्स क्लियर होंगे, तो जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो जीके में पूछे जाते हैं, वो आप ज्यादा अटेम्प्ट करोगे, ठीक है जी। फिर फर्दर और भी काम चलो जी बढ़ा देते हैं, अभी तो हम इसी को काम को डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रल सिक्योरिटीज के लिए। ठीक है, चलिए सर फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। Soreang and Pakyong are the two new districts. Soreang and Pakyong are the two new districts of which state? बताइए। आसाम, सिक्किम, मणिपुर या मिजोरम? Soreang and Pakyong are the two new districts of which state? आसान है, अभी नई डिस्ट्रिक्ट कहाँ के लिए बनाई गई है? सिक्किम में बनाई गई है। जो सिक्किम की लेजिस्लेटिव असेंबली उन्होंने बिल पास करा, सिक्किम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स बिल 2021 फॉर द क्रिएशन ऑफ टू मोर डिस्ट्रिक्ट्स नेम पाक्यांग एंड सोरेंग, ठीक है। तो अभी सिक्किम में कितनी? 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर ये बिल पास हो जाता तो कितनी हो जाएंगी? 6 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो सिक्किम स्टेट यूनिवर्सिटी का भी नाम
बदल के क्या कर रहे हैं, माउंटेन कंचनजंगा करा जा रहा है। तो दैट वाज अबाउट द सिक्किम। ऑलराइट सर, सिक्किम को फुल स्टेटहुड कब मिला और किस अमेंडमेंट से मिला? सिक्किम को फुल स्टेटहुड किस ईयर में मिला? सिक्किम तो अपना भाई है ना, 7 सिस्टर्स 1 ब्रदर। हाँ, सोरेंग आसामी दोस्त से तो लगा दो सर, आसाम। आसाम नहीं है सर, सिक्किम है, ठीक है। बिल्कुल, फुल स्टेटहुड कब मिला? 1975 में, ठीक है। अमेंडमेंट बता सकते हैं? बिल्कुल, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। इससे सिक्किम क्या बनता है, फुल स्टेटहुड का दर्जा प्राप्त करता है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। विच इज द होस्ट कंट्री ऑफ द 15th सेशन of the Conference of the Parties of the United Nations Convention to Combat Desertification। देखो, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं ना, जैसे यूनाइटेड नेशंस में इन्वायरमेंट के लिए अलग अलग आप देखते हो, रियो समिट, अर्थ समिट, ठीक है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, इन सब का हम अलग से कभी क्लास करेंगे, ठीक है। तो विच इज द होस्ट कंट्री ऑफ द 15th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15, कॉप 15? देखो, एक कन्वेंशन बना है, यूएन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी, ये कन्वेंशन बना है। इसका काम क्या है, हर साल इसमें मीटिंग होती है। तो पहली मीटिंग को बोला गया COP1, दूसरी की COP2, टिल अभी तक कौन सी हुई थी, अभी जो लेटेस्ट हुई है वो हुई है COP15, मतलब 15th मीटिंग, तो उसे कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15, ठीक है। तो ये किसकी मीटिंग है, यूएनसीसीडी की मीटिंग है। तो ये पूछ रहा है जो 15th सेशन हुआ था उसका होस्ट कंट्री कौन सा था? तो करेक्ट आंसर इज सर, करेक्ट आंसर इज कोट दी आइवरी। किस कॉन्टिनेंट में आता है कोट दी आइवरी, किस कॉन्टिनेंट में मिलेगा आपको? ये अफ्रीका में मिलेगा। एक्चुअल में ये हाथी के दांत के लिए बहुत फेमस है, ये अफ्रीका में मिलेगा। ये अगर कुछ मान लो अफ्रीका का मैप है तो इस साइड पे कोट दी आइवरी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हाथी के दांत के लिए बहुत फेमस है ये कंट्री, ठीक है, वेस्टर्न अफ्रीका में आता है। इस बार की मेन चीज इसमें थीम याद रखना है। थीम क्या, लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रोस्पेरिटी। लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रोस्पेरिटी। तो ये क्या है सर, ये आपका थीम है इस बार की कॉन्फ्रेंस की। तो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, ये कब से स्टार्ट हुआ है। तो देखो 1994 में ये कन्वेंशन इस्टेब्लिश हुआ था। और सबसे बड़ी बात, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड ओनली लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ठीक है। इट इज अ सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ना एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो और ये लैंड मैनेजमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट और जो लैंड मैनेजमेंट, ठीक है, लैंड मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके कन्वेंशन हैं, उनमें से अकेला लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन आपका यूएनसीसीडी है, ठीक है। तो आपको एक रियो अर्थ समिट देखने को मिली थी 1992 में। 1992 में एक रियो अर्थ समिट हुई थी, उसमें एजेंडा 21 डिस्कस हुआ था, ठीक है, उसमें एक एजेंडा 21 डिस्कस हुआ था। तो वहां से यूएनसीसीडी के लिए बात उठी थी, ठीक है। तो वहां से फिर 1992 में एजेंडा 21 में यूएनसीसीडी की बात उठी और 1994 में यूएनसीसीडी को स्टैब्लिश कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पता होना चाहिए यूएनसीसीडी किस ईयर में बना, 1994 में बना। इसके अलावा इस कन्वेंशन को पब्लिसाइज करने के लिए 2006 को डिक्लेयर कर दिया था एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट्स एंड डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो 2006 को डिक्लेयर कर दिया था एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट्स एंड डेजर्टिफिकेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपके बन जाते हैं कभी कभी। इंडिया में कौन सी मिनिस्ट्री इस कन्वेंशन को फॉलो करती है, इंप्लीमेंट कराती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। खैर ये अगर क्वेश्चन आएगा तो ये तो आप कर ही दोगे। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी।
आज लग रहा है नेट ज्यादा आपका ठीक नहीं। चलो कुछ ही क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। चलो जी सर। अरे भाई कुछ ही सवाल बचे हैं, इधर डिस्कस कर लो। At which Indus Valley civilization sites archaeologists have discovered a 5,000-year-old jewelry making factory? अभी एक जो इंडस वैली साइट्स हैं उनमें से एक साइट पर बहुत 5,000 साल पुरानी ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री मिली है। एक्चुअल में कुछ ऐसे केमिकल्स मिले हैं जो ज्वेलरी के बनाते टाइम जो वेस्ट बनते हैं, ठीक है, तो ज्वेलरी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो इस एरिया में मिले हैं। और भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं जो साबित करते हैं कि यहाँ पर ज्वेलरी बनाने की फैक्ट्री हुआ करती थी। तो वो कौन सी साइट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेरे को याद कैसे होता है, पढ़ा पढ़ा के। देखो सबको याद हो जाता है, अभी आप मेरी जगह आ जाओगे आपको याद हो जाएगा, कोई बिग डील नहीं है, ठीक है। आप बार बार, यही तो मैं आपसे कहता हूँ, आप भी अगर बार बार रिवीजन करो तो आपको भी याद हो जाएगा। हाँ जी सर। धोलावीरा में। मेहरगढ़ सर, तुक्का लगाते हैं, बहुत सही। चलिए ए भी आ गया है, बी भी बता दिया गया, सी भी बता दिया गया, डी भी बता दीजिए। बहुत बड़े मार्शल जी कह रहे हैं सर 50-50 के साथ मैं खेलना चाहूंगा। खैर करेक्ट आंसर इज राखी गढ़ी। राखी गढ़ी अच्छा सबसे लार्जेस्ट इंडस वैली साइट भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहे हैं, ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री के एविडेंसेस मिल रहे हैं, ठीक है। तो विद द एक्सकेवेशन ऑफ 5,000-year-old ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि राखी गढ़ी में 32 साल से काम कर रहा है, वहां पर आपको ये सब मिला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, राखी गढ़ी इज द लार्जेस्ट इंडस वैली साइट। हो सकता है ल्यूसेंट वगैरह आप पढ़ो उसमें मोहनजोदारो या हड़प्पा मिले, लेकिन वो पुरानी खबर है। लेटेस्ट खबर यही है कि लार्जेस्ट इंडस वैली साइट अब आपकी कौन सी है, राखी गढ़ी है, सही, ठीक है सर। हाँ चलिए, तो याद हो गया, काम कीजिए कि नहीं हो गया। हिस्ट्री में तो और डिटेल में आप पढ़ेंगे, एक एक मॉन्यूमेंट, एक एक एविडेंस पढ़ा होगा हिस्ट्री में तो। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 47। रिसेंटली हेल्ड डिफेंडेड यूरोप 2022 एंड स्विफ्ट रेस्पॉन्स 2022 एक्सरसाइजेस। मतलब इतना याद रखना, ये DE-22, SR-22, ये कौन सी एजेंसी की, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। इनमें क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, ये सब नहीं देखना, बस ये किसकी एक्सरसाइजेज है, बस इतना दिमाग में रहना चाहिए। और ये सब नेटो के एक्सरसाइजेज हैं। पहले लगता था कि नेटो के मेंबर्स याद करना जरूरी है, लेकिन अभी आप देखो एग्जाम में जो पेपर आया उसमें तो इतना ऑब्वियस सा क्वेश्चन था कि कौन सा कंट्री नेटो का मेंबर नहीं है, और ऑप्शन में दे दिया यूक्रेन। और क्या चाहिए, इससे ज्यादा जिंदगी में और क्या चाहिए। ऑब्वियसली बात है, सबको पता है कि लड़ाई इसी दम पे चल रही है कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना चाहता है, ठीक है। थॉमस जी बस 2-3 क्वेश्चन और बचे, बाकी जिनको नेटवर्क प्रॉब्लम है ना वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। मैं ज्यादा क्वेश्चन वैसे भी नहीं आज करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये नेटो का काम था। करेंटली 30 मेंबर स्टेट्स हैं। करेंटली 30 मेंबर्स स्टेट्स हैं, ठीक है। कब बना, 19, नहीं ये बना है आपका, हाँ ट्रीटी याद रखना, वॉशिंगटन ट्रीटी ऑफ अप्रैल 1949, ठीक है, उससे ये बना है। हेडक्वार्टर याद रख लेना, ब्रसेल्स, बेल्जियम में। चलिए जी, नेटो के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आगे जब दोबारा आएगा फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48।
Which Indian posthumously won the Pulitzer Prize 2022 for images of COVID's toll in India? वो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से होगा, कि आपको क्वेश्चन बाद में दिख रहा, आंसर पहले ही लिखे जा रहे हैं। देखो, पुलिट्जर प्राइज लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा था 2021 में किसने जीता है। द सेम पर्सन हैव वॉन इन द 2022, ठीक है। दानिश सिद्दीकी ने ही जीता है, लेट दानिश सिद्दीकी। लास्ट अभी तालिबान जब वॉर चल रहा था तो उसमें दानिश सिद्दीकी की डेथ हो गई थी, ठीक है। दानिश सिद्दीकी इज अमंग 4 इंडियंस ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पुलिट्जर प्राइज। पुलिट्जर प्राइज किसको मिलता है? जो फोटोग्राफ जर्नलिस्ट होते हैं, ऐसे जर्नलिस्ट जो फोटोग्राफ्स निकालते हैं, तो उनके लिए पुलिट्जर प्राइज बनाया गया। कौन इसको रन करती है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी इस प्राइज को रन करती है, ठीक है। सिद्दीकी यानी दानिश सिद्दीकी एंड हिज कलीग्स अदनान अबीबी, सन्ना इरशाद, मत्तू एंड अमित देव फ्रॉम द रूटर्स न्यूज एजेंसी वोन द अवार्ड, ठीक है। कौन सी न्यूज एजेंसी से? रूटर्स न्यूज एजेंसी, यूएसए की एजेंसी है, ठीक है। तो इंडिया में जो कोविड के टोल की पिक्चर्स थी उसके लिए उनको ये प्राइज दिया गया। ओके सर। ओरी जी, नेटवर्क कनेक्शन बुरा है तो देखो, जिन जिन का भी नेटवर्क कनेक्शन डाउट हो रहा है, वो डाउन हो रहा है, वो स्ट्रेस मत लो, ठीक है। आप लोग अभी क्लास को यहाँ से स्किप कर दो, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, आप यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, वहां से देख लेना, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, बस 2 क्वेश्चन करा के और मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन फिर हम लोग फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम चल ही रहा है वहाँ पर। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए। पंडित शिव कुमार शर्मा हु पास अवे रिसेंटली प्लेड विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ये उनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, नाम देख के बता दीजिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। पंडित शिव कुमार शर्मा हु पास अवे रिसेंटली प्लेड विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज संतूर, ठीक है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट था? संतूर था। 84 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई थी बाय ए कार्डियक अरेस्ट। ऑल राइट सर, क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन। विच रेलवे पीएसयू हैज लॉन्च द पीएम वानी स्कीम? विच रेलवे पीएसयू हैज लॉन्च द पीएम वानी स्कीम? इंपॉर्टेंट स्कीम है ये, कभी भी ये अभी आई भी थी, ठीक है। शायद इसकी फुल फॉर्म आई थी, ये लास्ट एलडीसी में मुझे याद है वानी पूछा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, तो विच रेलवे पीएसयू हैज लॉन्च द पीएम वानी स्कीम? वानी मतलब भाई, वानी से याद रखना वाईफाई प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। वानी से समझना वाईफाई। जो रेलटेल है, रेलटेल आपने सुना होगा नाम, जो रेलवे स्टेशन से वाईफाई मिल रहा है, तो वो कौन सी कंपनी दे रही है? रेलटेल इन एसोसिएशन इन गूगल, गूगल के साथ कोलैब करके रेलटेल प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो वानी की फुल फॉर्म वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस अक्रॉस 100 स्टेशन इन 22 स्टेट्स, ठीक है। तो ये सारा जो रेलवे कनेक्शन है, तो अभी आज के टाइम में अगर आप देखोगे रेलटेल का जो वाईफाई नेटवर्क है, ठीक है, वो 6102 रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करता है, और 17,792 उनके वाईफाई हॉटस्पॉट है, ठीक है। तो रेलटेल की मदद से पीएम वानी की कोशिश ये रहेगी कि पब्लिक वाईफाई सर्विसेज को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, ठीक है। तो और ज़्यादा और भी स्टेशन में बढ़ाया जाए, ठीक है। और राइट सर, ठीक है। तो वानी की फुल फॉर्म याद रखिएगा। चलिए सर, तो आज नेटवर्क वगैरह प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। और मैं बार बार यही कहूँगा कि एक एग्जाम हो गया है, लेकिन अगला एग्जाम इतनी जल्दी आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि टाइम इज ए रिलेटिव टर्म, मेहनत करोगे
तो अच्छे से गुजरेगा, नहीं करोगे तो बहुत अच्छे से गुजरेगा। ठीक है अमिल जी, अभी वही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज मैं करा देता। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेटवर्क, हाँ, एग्जाम तुरंत आने वाला है, इसलिए प्रिपरेशन अब अपनी बूस्टर मोड में रखिए। ठीक है, पिछली बार पढ़ा नहीं पढ़ा सब भूल जाओ, फिर से रीस्टार्ट करो, हर चीज फिर से रीस्टार्ट करो, प्रॉपर फिर से अपना शेड्यूल बनाइए और तैयारी स्टार्ट करिए। ठीक है सर, चलिए फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।